मैम आपने रविंद्र भवन में बहुत छोटी उम्र में भी परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो जब मैं 5 साल की भी नहीं। जो कथा कही सब कथा तो कैन यू जस्ट एलैबोरेट ऑन दिस कि व्हाट इट मींस टू यू? वो केवल एक लाइन में नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार पूछते हैं कि भाई कलाओं की जरूरत क्या है। मुझे क्या ऐसा चीज सोचनी और ढूंढनी पड़ेगी बिकॉज आई डोंट हैव कुछ। अगर शुरुआत सही गुरु से हो गई तो फिर आपके गुरु अगर बदले नहीं, पहली बात तो गुरु बदलना नहीं चाहिए। बच्चों को थोड़ा लीनियंसी रखें और उनको फोर्स ना करें। एक अजीब ट्रेंड हो गया बच्चों पर कि वो लेकर हमारे समाज कि हम सोचते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं था, तो चेक कहाँ से लगे। स्ट्रिक्ट गुरु होना चाहिए। गुरु स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इसलिए कि अगर गुरु स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो बच्चा डिसिप्लिन हो ही नहीं सकता। जनरली नॉर्थ में ये कम रहता है कि बॉयज कथक सीखे। इनिशियली तो आई वाज लाइक सेड नो बॉयज वुडंट सीखना। फीमेल एंट्री तो बहुत रीसेंट है, मतलब 100 बरस भी नहीं हुए हैं। Hey guys, welcome to the Vadashadi podcast। आज हमारे साथ हैं प्रेरणा श्रीमाली, जो कि एक एमिनेंट कथक डांसर ही नहीं बल्कि एक कथक गुरु भी हैं। तो आइए हम उनसे कथक की कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए मिलते हैं और स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग। मैम भोपाल आके और कल्चर डिपार्टमेंट के रिक्वेस्ट और निमंत्रण पे आप यहाँ आएंगे, आप फिर कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि मैं बहुत अरसे बाद भोपाल आई और पहले भोपाल आना काफ़ी हुआ था, पर एक लंबे समय से कोई मौका नहीं पड़ा आने का। जो लास्ट परफॉर्मेंस मैंने किया वो यहाँ पे जो आपका ट्राइबल म्यूज़ियम है, उसमें मेरे स्टूडेंट्स भी आए थे और मेरा भी परफॉर्मेंस था। एक तो म्यूज़ियम इतना सुंदर है, अद्भुत है, और वहीं पे परफॉर्मेंस था। उसके बाद कई साल हो गए, तो अच्छा लग रहा है। मैम आपने रविंद्र भवन में बहुत छोटी उम्र में भी परफॉर्मेंस किया हुआ है, उसका कुछ मेमोरीज आपके पास है? आई थिंक 5 years यू वर। वो जयपुर का रविंद्र मंच है जहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस हुआ था जब मैं 5 साल की भी नहीं। ओके। तो ये मेरी माँ कहती थी, तो मैं कई बार कहती थी कि वो शायद ऐसे ही कह रहे, ये सब अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो माएँ तो करती ही हैं। सो बाद में फिर उन्होंने जब फोटोग्राफ वगैरह दिखाया और हमें समझ आई तो पता लगा कि ना, 5 साल की उम्र में मेरा परफॉर्मेंस हुआ रविंद्र मंच पे जयपुर में। आप इतने ग्रेट कथक डांसर हैं, तो मैं थोड़ा सा आपसे कथक के बारे में जानना चाहूँगी बिकॉज जितना मुझे पता है इट्स जस्ट दैट जो कथा कही सब कथक। तो कैन यू स्टिल एलैबोरेट ऑन दिस कि व्हाट इट मींस टू यू? देखिए, कोई भी डांस या कोई भी खास तौर से क्लासिकल आर्ट, वो केवल एक लाइन में नहीं बता सकते। एक तो सारे जितने आर्ट फॉर्म्स है वो एक तरह की लैंग्वेज, मैं उसे बिल्कुल एक भाषा की तरह देखती हूँ। क्योंकि जब मैंने सीखा उसके बाद हमने भी ऐसे ही शुरू किया कथा कही तो कथक कहा गया, तो भाई कथा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती। क्या आपने कृष्ण जी गए और उन्होंने चुनरी चुरा दी और चले गए, या मटकी फोड़ दी और आ रहे वापस, इसके अलावा बहुत सारा है कथक, तो वो सब क्या है? तो वो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये पूरी भाषा है कथक। और जैसे आप किसी भाषा को सीखते हैं कि अक्षर सीखते हैं सबसे पहले, उसके बाद शब्द सीखते हैं, फिर आप उसके बाद सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर आप पैराग्राफ सीखते हैं, फिर आप ऐसे लिखते हैं, और अगर आप में काबिलियत है तो फिर आप कविता भी लिख सकते हैं, क्योंकि कविता आप तब लिखते हैं जब भाषा में पकड़ आते हैं। तो लैंग्वेज यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि आप पैरों से शुरू कर, कथक की जो ग्रोथ है वो वर्टिकल है कि हम सबसे पहले पैरों तत्तार से, हर बच्चे को हम सबसे पहले फुटवर्क सिखाते, उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ता है, तो फिर मूवमेंट अपन, फिर जब इस पर कंट्रोल हो जाता है तब आप चेहरे पर बात करते हैं। तो ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका है, और सब लोग चाहे अनचाहे ऐसे ही सिखाते हैं, जाने अनजाने ऐसे ही सिखाते हैं। तो ये एक पूरी भाषा है जिसे आपको सीखना पड़ता है। और जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उसमें नृत्य, एक नृत्य होता है और एक नृत्य होता है। तो जब नृत्य होता है तो वो टेक्निकल टर्म है बिल्कुल, जो अंग्रेजी में आप लिखेंगे NRITTA, और एक लिखेंगे NRITYA। तो जब नृत्य होता है वो सभी फॉर्म्स में होता है, जिसमें आप उस डांस के बोलों को सीखते हैं, और उन बोलों का अपार भंडार है कथक।
कि आप घंटों तक वो नृत्य तो नाच सकते। दैट मीन्स द ग्रामर इज सो रिच। और अगर ग्रामर रिच है तो फिर लैंग्वेज कितनी रिच होगी, क्योंकि भाषा तो तभी बनती है जब ग्रामर रिच होती है। हम कहते हैं संस्कृत बहुत बढ़िया लैंग्वेज क्यों है, और वो कंप्यूटर्स के लिए भी सही है, क्यों है? इसलिए कि उसकी व्याकरण बहुत अच्छी है, इतनी उत्कृष्ट व्याकरण है कि उसमें आपको हर एक चीज़ का आंसर मिलता है। तो डांस में मैं कहूँ तो कथक की लैंग्वेज बहुत ही उत्कृष्ट है कि तो ये भाषा भी तरह सीखते हैं। मेरे लिए कथक एक पूरी भाषा है और मेरा अपना एक्सप्रेशन है, क्योंकि मुझे कथक के अलावा कुछ आता नहीं है वो भी थोड़ा ही आया है अभी। जो भी मुझे कहना है मैं उसके माध्यम से कहती। तो मेरे लिए कथक एक भाषा है, एक एक्सप्रेशन है, पूरी तरह से एक अभिव्यक्ति है। क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार पूछते हैं कि भाई कलाओं की ज़रूरत क्या है। कला ठीक है आपके एंटरटेनमेंट की नहीं है, बट इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट ओनली दैट। एंटरटेनमेंट तो जुड़ा है सच, क्योंकि जब आपके सामने कोई परफॉर्म कर रहा है तो वो मनोरंजन की बात तो साथ में है, पर उसके साथ साथ आप ऑडियंस को या रसिक श्रोता को क्या दे रहे हैं, कोई विचार दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ बहुत कथक में सब लोग कहते हैं कि बहुत चक्कर और फुटवर्क करते हैं लोग, और क्या है इसमें, सब लोग जब नाच के और पता लगा 100 चक्कर लगा लिए, सब ताली बजा के और निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। तो होना ये चाहिए कि आप अपने नृत्य के साथ में कोई विचार दे सके, आफ्टर थॉट, ताकि व्यक्ति जब जो श्रोता निकल कर जाए वो सोचे भी सही कि जो उसने देखा वो क्या देखा। तो मेरा सारा ध्येय उधर है, तो मेरे लिए कथक वो चले। हम एंटरटेनमेंट, जैसे आपने बोला कि एंटरटेनमेंट का ये सब, अब ये क्या ऐसा नहीं है कि अगर हम इस आर्ट फॉर्म से जुड़ते हैं तो इट गिव्स एंड ब्रिंग्स मोर डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो? देखिए डिसिप्लिन के बिना तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। लाइक मैं जब स्टूडेंट थी तो क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी कथक के नृत्य दिल्ली में, तो मुझे रियाज की जगह नहीं थी। गुरुजी कहते थे रियाज करना है, और 2 लड़कियां एक कमरे में है, एक की क्लास शाम को होती है तो वो आराम से उठती है, मेरी क्लास सुबह होती है तो मुझे जल्दी उठना है। तो गुरुजी कहते रियाज करना है, और कहाँ करें। तो मैं सुबह 5:30 से 7 बजे रियाज करती थी, 1.5 घंटा, क्योंकि उसके बाद से तो वो योगा क्लास शुरू हो जाएगा, तो डांस क्लास होगा, तो पखावत सीखेंगे, तो संगीत सीखेंगे, तो ये सब होगा। तो मैं सुबह पूरे 5 सालों तक 5:30 से 7 बजे तक रोज़ रियाज करती, एवरी डे। क्या आपने पूछा था? डिसिप्लिन और एक डिसिप्लिन है, और जैसे ही आप किसी एक डिसिप्लिन में बनते हैं तो स्पिरिचुअलिटी तो ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि उसको लाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज़ ए इनफ थिंग, वो आपके अंदर होनी चाहिए, वो रिफ्लेक्ट होती। अगर आप ज़बरदस्ती आँख बंद करके ऐसे कर रहे हैं और कह रहे हैं अब स्पिरिचुअल हो गया, तो नहीं होता है। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग सो, अगर आप उसे फील करते हैं तभी वो रिफ्लेक्ट होकर सामने आ रहा है। लेकिन मैं कितना ही ऐसे कर लूँ और हाथ जोड़ लूँ और आँख बंद कर लूँ, तो अगर आप मेरे मन में नहीं है वो बात, वो जो स्पिरिचुअल थॉट, वो फीलिंग अगर अंदर नहीं है तो आपके बाहर आएगी नहीं। तो क्या आर्ट्स फॉर्म को अपनाने से इट कम्स लर्निंग? No, it's like what I said, that all the art forms, whatever you do, apart from your daily routine, it needs a discipline, kind of a steadiness, एक continuity चाहिए। ये सब मिला के स्पिरिचुअलिटी बनती है और आ जाती। जैसे ही आप किसी चीज़ में लगातार चलते जाते, लगातार आप हर दिन कर रहे हैं, कहते हैं ना एक हिंदी का दोहा है, रसरी आवत जात थे सिर पर पड़त निशान, कि पत्थर पे भी निशान पड़ जाता। रस्सी अगर एक बार आएगी तो पत्थर में भी निशान पड़ेगा, तो वो तो इंसान नहीं। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी तो इनहेरेंट है इन सारी आर्ट फॉर्म्स में, उसको लाना नहीं पड़ता, वो अपने आप आती है। मैम ये बताएं जैसे कि जो कथक सीखते हैं नॉट बेसिकली फ्रॉम द शिष्य परंपरा, तो कैसे पॉइंट पेरेंट्स टीचर्स गुरुज को ढूंढे या डिसाइड करें बिकॉज गुरु इज गुड फॉर माई चाइल्ड? जैसे कि माई सन इज 6 year old, तो अभी वो कथक सीख रहे हैं,
तो देयर इज अ लिटिल गर्ल जो आती है वो सिखाती है, तो वो तो ठीक है अभी फॉर द टाइम में। बट दैट आंटी जैसे उसको चीज़ को आगे बढ़ाना है या हमें मुझे क्या ऐसा चीज़ सोचनी और ढूंढनी पड़ेगी, बिकॉज आई डोंट हैव कुछ नॉलेज या बैकग्राउंड इस चीज़ का। तो कैसे इसको मैं ईजी बनाऊँ फॉर द अदर पेरेंट्स ऑल्सो एंड माँ से। देखिए, अच्छा गुरु मिलना भाग्य की बात, ये तो सबसे बड़ी बात है, पर उसकी भी खोज भी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप और बच्चे को अगर आप सिखा रहे हैं तो शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि शुरू में अगर गड़बड़ हो गया तो आपकी बॉडी बिगड़ जाती है। सो ये डांस में कहा जाता है कि आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर शुरुआत सही गुरु से हो गई तो फिर आपकी गुरु अगर बदले भी, पहली बात तो गुरु बदलना नहीं चाहिए, पर अगर गुरु बदला भी तो आपके अंदर जो बेसिक्स थे वो आ गए पहले से। क्योंकि जैसे मुझे मेरे गुरु जी ने मेरे पैरों को ऐसे पकड़ के यहाँ से ऐसे पैर रखना सिखाया है। तो हाउ टू पुट योर फीट, वो पैर कैसे रखे जाएंगे ये भी इम्पोर्टेंट है किसी भी डांस। कथक में यहाँ है तो भरतनाट्यम में ऐसे हैं, तो ओडिसी में थोड़े और दूर हो गए, तो कथकली में ऐसे हो गए, ये डिफरेंट है ना। तो ये कौन सिखाएगा? ये एक सही गुरु सिखा सकता। तो जब सही गुरु की तलाश तो करनी पड़ती है, क्योंकि गुरु आसानी से नहीं मिलते। बहुत किस्से हैं बड़े बड़े गायकों के और वादकों के कि जो किसी गुरु के दर पे महीनों बैठे रहे और गुरु ने दरवाज़ा नहीं खोला, नहीं सिखाऊंगा। गुरु तो टेंट्रम्स होते थे पहले एक ज़माने में, आज की तरह नहीं आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि अब तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया चीज़ों का। तो गुरु शिष्य परंपरा तो है, पर इंस्टीट्यूशन है तो उसके अपने नियम कायदे हैं कि आपके इंस्टीट्यूशन में कोई आ रहा है तो आपको सिखाना है। तो वन ऑन वन सीखना बेटर, लेकिन नहीं, इंस्टीट्यूशन में भी ये कलाएँ जो है वो 1 to 1 ही सीखी जाती। जैसे मैंने कथक में सीखा भी है और सिखाया भी, देखिए कथक, तो वहाँ पे भी गुरु शिष्य परंपरा तो चलती ही है। मतलब वो टाइमिंग्स ने, वो इंस्टीट्यूशन के अपने जो सिद्धांत हैं, उनके नियम हैं, वो सब चलेंगे, पर आप जो सीख पाएंगे वो आपके गुरु से क्या तालमेल है, उनसे आपका कैसा संवाद है, उनसे सीख पाए। तो द गुरु शुड बी स्ट्रिक्ट और lenient। गुरु शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, वरना नहीं सीखता कुछ। तो मैम जैसे कहते हैं कि आजकल ऐसा कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा लीनियंसी रखें और उनको फोर्स ना करें, दे डोंट वांट टू बी दैट, या उनकी इंटरेस्ट का चीज़ करें। तो ऐसे में कैसे पता चलेगा कि करना क्या है? देखिए, मैं तो, मेरा अनुभव जो है वो ये है कि पहली बात तो एक अजीब ट्रेंड हो गया बच्चों पे कि वो लेकर अब हमारे समाज कि हम सोचते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं आ जाए, तो चेक कहाँ से लगे? बच्चों को कैसे पता कि इनके लिए क्या सही? उन्हें पेरेंट ही तो बताएंगे कि इनके लिए क्या सही और क्या गलत। तो एक चेक लगाना पड़ेगा। अब आजकल ये हो गया है कि आप डांटिए मत बच्चे को, कुछ कहिए मत। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ कि मैं कथक केंद्र में रेपटरी चीफ थी, वहाँ की रेपटरी में पहले चीफ थी वहाँ, उसके बाद फिर मैं गुरु गई। तो मैं फाउंडेशन के एग्ज़ाम ले रही थी, मुझे भेजा गया कि आप फाउंडेशन का एग्ज़ाम। तो एक बच्ची जो 5th ईयर में थी, और 5th ईयर में जब मैंने उससे जो भी पूछा उससे कुछ भी उसको नहीं आता था। मैंने कहा बेटा कोई एक चीज़ करके दिखा दो जो तुम्हें ठीक से आती। मैं मार्क्स कैसे दूँगी? उनके गुरुओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा यहाँ तक पहुँची कैसे? भाई 5th ईयर में आई है तो 4 साल पहले सीखा है ना, 5 साल हम बच्ची कुछ नहीं कर पा रही। तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा, उसे यही कहा, तो वो बच्ची रोने लग गई। मैंने कहा बेटा आपको नंबर कैसे दे, बता रहे? अगर मैं आपकी जगह होती तो आप नंबर देती? तो वो कहती है नहीं, खुद ही बोल रही है बच्ची। उसके बाद वो रोते हुए बाहर चली गई। वो रोते हुए बाहर गई तो उसकी मम्मी ने, उसके पेरेंट्स ने वहाँ पे तहलका मचा दिया बाहर कि हमारी बच्ची को बुला दिया। मुझे पता नहीं, तो ऑफिस से लोगों ने आके मुझे कहा कि मैडम आज तो बड़ा चपड़ दुदाए होते नहीं थे, कैसे करना। अभी ये बात मुझे पता लगी है कि उनकी मदर अंदर आ गई। तो पहली बात तो वो जूता लेकर अंदर आई, तो मैंने कहा जूता बाहर खुल के आई। अब मेरी बात सुनी, मैंने जूता बाहर खोल कर,
जब आप देखते हैं डिसिप्लिन है कि सबके जूते बाहर नहीं, यहाँ पे डांस हो रहा है, जाना वो भी को प्रणाम करते हैं, सास को प्रणाम करते हैं, दोनों को प्रणाम करते हैं। तो वो गई बाहर से आई और उनकी बच्ची भी साथ में, नहीं बच्ची नहीं थी उस शायद, तो वो आपने कैसे कह दिया मेरी बच्ची? मैंने कहा इसलिए कि आपने अब तक नहीं कहा। अगर आप कह देते हैं तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या मतलब है आप? मैंने कहा बच्ची को बुलाई, मैंने कहा बेटा आपसे मैंने कुछ कहा, वो लिपटी हुई है, मम्मी से रो रही है, कह रही नहीं कहा। मैंने कहा पिछले 5 साल से बच्ची यहाँ क्या सीख रही है आपको पता नहीं? उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा आप कभी आके क्लास में बैठी? नहीं। ऐसा तो हमने सोचा नहीं। मैंने क्यों नहीं सोचा? हम बच्ची को डांस सिखा रहे हैं या कोई भी कला सिखवाए, वो 5 साल से क्या कर रहा है बच्चा, आप देखेंगे भी नहीं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने चेक नहीं लगाया, बच्ची ने कुछ नहीं सीखा। बच्ची पास क्यों होती थी मैं नहीं जानती, मैं तो इस पहली बार एग्ज़ाम दे रहा और ये कुछ नहीं कर पाई। तो वो एकदम डाइल्यूट हो गए। पहले वो बोली थी मैं मीडिया को बुलाऊंगी, बात करूंगी मीडिया से। मैंने कहा बुलाइए, मैं बात करूँ मीडिया से, आप करिए मैं भी करूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर उनको बात समझ में आया। तो बच्चों पे चेक लगाना हमने बंद कर दिया। मुझे लगता है कि वो चेक ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे सीखेंगे कैसे? क्योंकि हमारी एजुकेशन जो हो गई है आज, फिर उसमें ये मत कहिए, वो मत कहिए, ये मत कहिए, टोकिए मत बच्चे को, कुछ मत कहिए। तो फिर बच्चा तो ट्रायल और एरर में बेचारा जब 40 के बाद हो जाएगा तब कहेगा मम्मी ने क्यों नहीं बताया। वो कहेगा कि हमें पहले से क्यों नहीं बताया, क्योंकि चेक लगाना ज़रूरी है भाई। हमें कौन गाइड करेगा? वो तो ज़रूर स्ट्रिक्ट गुरु होना चाहिए। गुरु स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इसलिए कि अगर गुरु स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो बच्चा डिसिप्लिन हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे गुरु जी मुझे कभी भी आ जाते थे, घर पे आके सिखाते थे जयपुर में, और किसी भी वक्त चले भी मतलब आ गए, आज हो सकता है कल दोबारा आ जाए और हो सकता है 10 दिन बाद आए, पर ये सिखा रखा था कि जो मैंने सिखाया है वो रट जाना चाहिए तुमको। मैं नेक्स्ट कभी भी आऊँगा तो ये मुझे सही मिलना चाहिए। ये बिना अबोला नियम था। तो क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वो कल भी आ गए तो मैं क्या करूँगी, तो मुझे याद करना है उसे। तो मुझे लगता है कि उस डिसिप्लिन से ही आप सीख सकते। बिकॉज आप जब कलाएँ सीखते हैं, डांस सीखते हैं, खासतौर से डांस सीखते हैं, तो आप बॉडी का डिसिप्लिन भी तो सीख, बॉडी की लिए एक अवेयरनेस आती, विच इज़ वेरी नेसेसरी। आज हम इतने फिटनेस फ्रीक हैं, तो उसके लिए बॉडी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या कमी हो रही है, बॉडी की क्या डिमांड है, यू कैन अंडरस्टैंड इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड एंड अवेयर। बहुत ज़रूरी। मैम एक जो चीज़ और मैंने फेस की थी बीइंग अ मदर टू अ सन, कि जनरली मॉड्स में ये कम रहता है कि वॉइस कथक सीखी, और इनिशियली तो आई वाज लाइक सेड गो फिंग वॉइस पर इन सप्लाटर। तो मतलब आप सोचिए एक आध साल तुम देसी में लग गया कि यार कहाँ से टीचर नहीं गिरा है। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो हमारे जितने गुरुजन थे सारे पुरुष थे। फीमेल एंट्री तो बहुत रीसेंट है। रीसेंट मतलब इंडियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से 50-60 साल का है, 60 साल 70 साल, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, इससे पहले फीमेल गुरु नहीं होते थे। फीमेल गुरुज तो बहुत लेट आए, मतलब 100 बरस भी नहीं हुए हैं इस बात, क्योंकि ये फीमेल एंट्री तो बहुत बात की है। सारे पुरुष थे गुरु, अभी भी सारे पुरुष होते हैं ज़्यादातर। बहुत मुश्किल से फीमेल है, अब बहुत है, अब तो बहुत है, पर ये बहुत देर की बात है। जितनी फीमेल गुरु आए हम सब ने पुरुषों से सीखा। तो मेल डांसिंग तो, और अभी मैं उस पर नहीं जाऊँगी क्योंकि वो लंबी बात हो जाएगी। मेल बॉडी इज़ द न्यूट्रल बॉडी फॉर डांस। अच्छा, जैसे कि एक ही उदाहरण छोटा सा बताती हूँ कि अगर मैं आज राधा का पाठ करूँगी या वीरा करूँगी या कोई नायिका करूँगी या नायक करूँ, तो हो सकता है आपको लगे हाँ मैं राधा हूँ या मैं मीरा हूँ। पर कोई लड़का जब करेगा तो आपको राधा को देखना पड़ेगा, वो अभिनय करना हो। मतलब टू बिकम द राधा एंड मीरा इज डिफरेंट, टू डू द अभिनय ऑन राधा एंड मीरा इज डिफरेंट।
तो जो आपको अभिनय देखना है तो वो मेल बॉडी में ज़्यादा दिखेगा, बिकॉज आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना राधा से। राधा तो फीमेल है। जब एक लड़का डांस करता है तो वो बॉडी बॉडी के साथ क्लैश करता है, तो आप सिर्फ अभिनय देख रहे हो, तो आपको अभिनय दिख पाए, आपको आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है उसके साथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Ma'am, lot of footwork is involved in Kathak. So what does that denotes? टू मी फुटवर्क इज़ अ हार्ट बीट ऑफ कथक। मेरी किताब का नाम है तत्काल। तत्काल कहते हैं फुटवर्क, ये टर्म है कथक का। अगर आप फुटवर्क को हटा दें तो मुझे लगता है कथक में कुछ बचेगा ही नहीं, एकदम खामोश हो जाएगा। फुटवर्क इस तरह जो आप कहना चाहते हैं ना, वो सब पैरों के माध्यम से आप कह रहे हैं सारी चीज़ें, एंड इंक्लूडिंग द इमोशंस। एक बहुत पॉपुलर है, सभी कथक के आर्टिस्ट जानते हैं, स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि जैसे आपको तांडव और नाट्य दिखाना है तो आपने वो ये लिया ताकि डंडे की डता ताकि डते की डता ताकि डते गिरता ताकि डते गिरता ताकि डते गिरता ताकि डते। अब आपने ऐसे कर दिया तो तांडव भी दिख रहा है, नाट्य भी दिख रहा है, फुटवर्क वही है। सो यू कैन टॉक विद द फुटवर्क। तो फुटवर्क तो बहुत एसेंशियल है जी। मैम, उससे तबला का मेट संगत होता है क्या? जी, तबले में तबले को आप कहते हैं एम्पलीफिकेशन। जो मैं पैर से निकालूंगी वो एम्पलीफाई होके और तबले से निकल आएगा। ओके, तो मतलब तबला इज मस्ट, मतलब बाकी और मोस्ट एसेंशियल तबला एंड सारंगी। सारंगी अध्ययन, मतलब सारंगी तो इतना रेयर इंस्ट्रूमेंट है और वो अकेला कथक है जिसके साथ संगत होती है। मैम अगर आप डांसर नहीं होते तो प्रो होते, क्योंकि मैंने ये सुना है कि आप IAS बनना चाहते थे। लेकिन सही सुना है। तो क्या IAS बनने के साथ ही नहीं हो सकता? हो सकता होगा ज़रूर, और हो सकता बिल्कुल हो सकता था, पर ऐसा हुआ ये कि जब मैंने अपना कोर्स कथक केंद्र में ख़त्म किया तब तक भी मैं नहीं सोचती थी कि मैं डांसर बनूंगी। तब तक भी मेरा ड्रीम IAS का ही चल रहा था, पर और एज भी थी, ऐसी बात नहीं थी। तब 28 साल तक आप दे सकते थे, तो मैं तो काफ़ी दूर थी उससे। पर उसके बाद मुझे 5 साल वहाँ ख़त्म करने के बाद मुझे समझ में आया कि अभी तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं है। जब वहाँ 5 साल सीख लिया तो समझ आया कि अभी तो सीखा ही नहीं है, अभी तो बहुत सीखना बाकी है, अभी तो शुरुआत ही है। तो वहाँ से दिमाग कुछ ख़राब होने लगा, और उसके बाद फिर मैं समझ में नहीं आता था कि जयपुर जाके क्या करेंगे, तो वापस दिल्ली आ गए सीखने के लिए। अनफॉर्चुनेटली उसके 1 साल बाद एक गुरुजी की डेथ हो गई, तो ज़मीन बिल्कुल खिसक गई पैरों पे नीचे से। क्योंकि अभी तो सीखना, जब समझ रियलाइज़ करके सीखना तो अभी शुरू किया था, और गुरुजी चले गए। तो उसके बाद का स्ट्रगल फिर लंबा रहा, पर IAS एकदम पीछे छूट गया बहुत बार। और मेरे कई IAS दोस्त हैं तो वो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, अब कितने IAS आपके सामने खड़े रहते हैं हाथ बांध के। अच्छा सुन वो ये भी है मैम। और ये जैसे कि आपने बोला इतने IAS खड़े रहते हैं सामने, ये मेरे नाम लोग बोलते हैं। हाँ, मतलब वो हम भी आए थे आपका रिक्वेस्ट करने। तो कुछ लोग कथक में बहुत आगे चले जाते हैं, जैसे कि आप, और कुछ शायद सिर्फ एक ओवनी डेली मतलब बोलते कि खाना पूर्ति भी बड़ी मुश्किल से होती है, खर्चा पानी भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है, कहाँ अंदर रह जाता है। अब क्या ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, खासकर उन बच्चों को आप क्या बोलेंगे जो कथक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, हाउ टू गो अबाउट इट, क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या स्टेप बाय स्टेप उनको डिसीजन ले जाए कि वो उस दुकान तक पहुँचे जिस ऑलवेज अपने आप इकोनॉमिक्स की बात yes की इकोनॉमिक आस्पेक्ट economics aspect also as well as the same involved. देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पूरा शहर है जहाँ पे रोहिणी दीदी सिखाती थी। रोहिणी भाटी जी बहुत बड़ी डांसर थी, बड़ी गुरु थी।
उन्होंने वहाँ पे एक संस्कार डाला कि वहाँ पे जो बच्चे डांस सीखते थे, अब सब बड़े हैं सब सारे, वो डांस को एक संस्कार की तरह सीखते थे। उनके लिए जैसे आपने कहा कि घर की घरेलू चीज़ें भी हो रही हैं, घर की जिंदगी भी चल रही है, गृहस्थी भी चल रही है और डांस भी चल रहा है। उनके लिए डांस एक मिशन है कि भाई हमें करना है, एक संस्कार है जो हम नॉर्थ में बहुत नहीं कर पाए, क्योंकि इन कलाओं को अगर आप संस्कार की तरह सीखेंगे, जैसे कि साउथ में होता है कि आपको सब कुछ आता है, साथ में कला तो आना आवश्यक है, ज़रूरी है। तो अगर आपको कला नहीं आती तो आप में कुछ कमी है। कोई भी कला हो सकती है, गायन, वादन, नृत्य, कुछ भी, शिल्प, चित्र, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो नॉर्थ में ये बहुत कठिनाई हुई क्योंकि हमारे समाज ने खासतौर से डांस को अच्छा नहीं माना। ठीक, उसके भी बहुत सारे रीजंस थे, वो सब अलग बात है। और पर जहाँ तक सीखने की बात है और फेम की बात है, फेम तो देखिए बहुत देर में मिलता है। हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है शुरू में। जब आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है तो आपको कोई साथ नहीं देता, और जैसे ही आप एक स्टैब्लिश हो जाते हैं, सब जगह से चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो वो संघर्ष के दिन तो बहुत ही कठिन होते हैं और सभी के होते हैं। ऐसा नहीं किसी को खाली में परोस के नहीं मिलता है। भाग्य भी होना चाहिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कलाकार देखे हैं जो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, पर उन्हें वो फेम नहीं मिला है। तो फेम तो आपको भाग्य से मिलता है, ऐसा मुझे लगता है, बिल्कुल पर्सनली। रही बात सीख के आप कैसे आगे बढ़े करियर में, तो अब तो बहुत वैल्यूज़ हैं, क्योंकि अब हर स्कूल में आप टीचर देखते हैं डांस की। बहुत सारे लोगों ने अपने ग्रुप्स चला रखे हैं जो कोरियोग्राफिक कॉम्पिटिशन्स करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर लाइट एंड साउंड शोज होते हैं, उसमें डांसर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें भी उनको पैसा मिलता है। नहीं कर पैसा मिल तो ही उसके तो आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप कहीं की रेपर्टरी ज्वाइन कर सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं। अगर आपको सोलो डांसर बन के अपना नाम करना है तो फिर आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, आपको तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत चीज़ें छोड़ोगे तो कुछ शायद मिलेगा। मैं इसमें ज़रा भी नहीं कह सकती कोई सब्ज़बार नहीं है, कोई बहुत सुंदर जगह नहीं है, हरी की भी आपको सब मिल जाएगा ना, कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे तो अकेले रहने के लिए कमरा नहीं मिलता था। आप डांस करती हैं, कमरा नहीं देंगे, कुछ भी। बैंक आपको लोन नहीं देगा अगर आपको मकान लेना है, क्योंकि आप नौकरी नहीं करते हैं। तो ये सारी कठिनाइयाँ तो आपको झेलनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप निकलेंगे आगे, और तब कहीं तो सोना मिलेगा नहीं।